बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबिशरहली सदरी व यसिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अली गुजर आपकी खिदमत में हाजिर है। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने बैरियर यूनिवर्सिटी एफएम रेडियो के साथ कोलैबोरेशन करते हुए एक प्रोग्राम लीगल कॉर्नर का आगाज़ किया हुआ है। उसी सिलसिले में आज मैंने एक मेहमान शख्सियत को दावत दी है जो कि मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं और काबिल एहतराम है। जनाब चौधरी नईम अली गुजर साहब, आप प्रेसिडेंट इस्लामाबाद बार एसोसिएशन हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील साहब हैं और 2 बुक्स भी इन्होंने पब्लिश की हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूं कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकाला और मुझे इंटरव्यू का मौका दिया। आपका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद अली, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने इस काबिल समझा, आपने मदू किया, आपने इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की नुमाइंदगी दी। अच्छा लगा आपके साथ बैठकर। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, इस इंटरव्यू के अंदर मैं आपसे कुछ छोटे छोटे सवालात पूछूंगा और मतलब लीगल क्वेश्चंस भी पूछूंगा ताकि जो हमारी ज़्यादातर लीगल जो हमारे लॉ के स्टूडेंट्स हैं, यंग वकला हैं, वो हमें सुनते हैं तो वो मुस्तफ़ीद हो सकें। सर, सबसे पहले तो आप ज़रा हमें अपनी अर्ली एजुकेशन के बारे में गाइड करिए कि आपने अर्ली एजुकेशन कहाँ से हासिल की, LLB कैसे कब किया और LLB करने का इरादा कैसे आया? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन। एक्चुअली LLB से पहले व्हेन आई वाज इन क्लास 6 तो मुझे उस वक्त से ही शौक़ था कि मैंने वकील बनना है और मैं बाय चॉइस वकील बना हूँ और अपने शौक़ के साथ वकील बना हूँ। बचपन से था, न जाने क्यों जहन में आ गया कि एक वकील बनना है। लेकिन शायद चूँकि शुरू से ही मेरा जहन और जो मेरी सोच थी वो शायद थोड़ी सी कह लें कि एक जैसे एक वकील सोचता है माशरे के दुख दर्द को, तो इसी तरीके से था। और जहाँ तक फैमिली की बात है, फैमिली में मुझसे पहले कोई भी नहीं। आई एम द फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड जनरेशन भी मेरी इस वक्त लॉ डिपार्टमेंट में आ चुकी है। मेरी इंस्पायरेशन या मेरी इस प्रोफेशन के साथ लगन और जो मैं समझता हूँ कि बतौर 20-22 साल जो मैंने इस वकालत के शोबा में गुजारे, मैं समझता हूँ कि वकालत इज़ द बेस्ट प्रोफेशन। इससे अच्छा पाकिस्तान के अंदर क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई प्रोफेशन नहीं है। जहाँ तक तालीम की बात है, तालीम मैंने मेरे वालिद साहब एक सरकारी मुलाजिम थे और मुझे फ़ख्र से हमेशा इसे कहना पड़ता है कि मैं एक सरकारी मुलाजिम की औलाद हूँ। और मेरी जितनी मैट्रिक तक या इवन मेरी ग्रेजुएशन तक जितनी मेरी तालीम है वो तमाम सरकारी कॉलेज से है। अब मैं इस्लामाबाद में पैदा हुआ, इस्लामाबाद में पला बढ़ा, इस्लामाबाद के ही सरकारी स्कूलों में मैंने प्राइमरी की, इस्लामाबाद के ही सरकारी स्कूल से मैंने मैट्रिक किया A+ ग्रेड के साथ, और इस्लामाबाद में ही मेरी FSc दैन ग्रेजुएशन मैंने की। लॉ मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया, एफिलेटेड विद पंजाब यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से। और उसके बाद मैंने वकालत का आगाज़ सन 2004 में किया। आज के जस्टिस उस वक़्त के नामवर वकील जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, बड़े फ़ख्र से मुझे कहना पड़ता है कि मैं उनका शागिर्द हूँ। और वकालत की, फिर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ बार के ओहदों से भी नवाजा। मैं 2008 के अंदर मैं डिस्ट्रिक्ट बार इस्लामाबाद का मैं जॉइंट सेक्रेटरी इलेक्ट हुआ। फिर अल्लाह ताला ने मुझे 2014 के अंदर मैं डिस्ट्रिक्ट बार इस्लामाबाद का मैं जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट हुआ। फिर 2015 के अंदर फ़र्स्ट टाइम इस्लामाबाद के अंदर शहर इस्लामाबाद के अंदर जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन जिसको कहा जाता है, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में मैंने कंटेस्ट किया एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अगेंस्ट ऑल दी पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड आई स्टूड फर्स्ट इन दैट इलेक्शन। वो इलेक्शन मैंने आज़ाद हैसियत से मैं इस्लामाबाद के सेक्टर G7 से यूनियन काउंसिल नंबर 30 से मैं नाज़िम मुंतखब हुआ। उसके बाद फिर मैंने 2025 के अंदर मैं अभी हालिया जब बार के इंतखाबात हुए मैंने बतौर सदर बार के उसमें लिया और मुझे बहुत और ओवरवेलमिंग विक्ट्री से इस्लामाबाद की हिस्ट्री की हाईएस्ट लीड से मुझे मेरे वकला बहन भाइयों ने किया, अल्लाह के करम से, वालदैन की दुआओं से और मेरे दोस्तों की मेहनत से, मेरे चैम्बर्स की मेहनत से, मेरे दोस्तों ने और बार के वकला ने जो मुझे जिस इज़्ज़त से नवाजा, वो बार की हिस्ट्री की सबसे बड़ी लीड। तो ये मेरा मुख्तसर सा तारुफ है जनाब। अच्छा सर, सबसे पहले तो आपने मुझे ये बताया कि आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, तो इसी से हम बात को आगे कंटिन्यू करते हैं कि आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, तो आपको क्या एज अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? क्योंकि हमारे यंग वकला जो हैं, जो जिनकी फैमिली में पहले कोई वकील नहीं है, वो अक्सर दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं और उनको बड़ी इंस्पिरेशन मिलेगी आपके आंसर से। मोहम्मद अली, आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल पूछा ये, और ये सवाल मैं नाजरीन से शेयर भी करता है, चलो जो हमें सुन रहे हैं सामीन से।
मैंने जब वकालत का आगाज़ किया तो अब वो वकील साहब जज बन चुके हैं। मैं उस वक़्त फटा सिस्टम हुआ करता था जिसको हम चैम्बर का नाम देते हैं। हमने तो फटे से वकालत शुरू की 2004 के अंदर, और उस वक़्त एक वकील साहब आए तो उन्होंने कहा कि आपने इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस तो शुरू कर दी है, आपकी जेब में इतने पैसे भी होने चाहिए कि आप किसी को एक चाय का कप पिला दें। बहुत मुश्किल प्रोफेशन है, नो डाउट बहुत मुश्किल प्रोफेशन है, लेकिन टॉप इज़ ऑलवेज एम्प्टी। मेरे उस्ताद ने यही समझाया कि ऊपर की सतह हमेशा खाली होती है, और 20 साल के बाद मैंने देखा कि वाकई जो बॉटम पे थे 20 साल के बाद आज वो तमाम के तमाम हमारे दोस्त वो टॉप लॉयर्स हैं इस वक्त, और अच्छी वकालत के अंदर है। एक बात। दूसरी बात, यंगस्टर्स के लिए नंबर 1, आपने डिसहार्ट नहीं होना, बिल्कुल दिल छोटा नहीं करना। ये वकालत का प्रोफेशन जो है वो सब्र आजमा है, आपको सब्र सिखाता है। अदालत में जाना है, आपने 2-2 घंटे खड़े रहना है, 3-3 घंटे अपने टर्न का वेट करना है, पेशेंस के साथ वकालत करनी है। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप एक अच्छे वकील नहीं बन सकते, नंबर 1। नंबर 2, आपने अपनी पूरी तवज्जो अपने प्रोफेशन के ऊपर देनी है। तीसरा, ये वो प्रोफेशन है कि आप इस प्रोफेशन को किसी भी प्रोफेशन से कंपेयर कर लें तो आप 20 साल के बाद या 15 साल के बाद दूसरे प्रोफेशन से कंपेयर करेंगे तो आप माली लिहाज से भी बहुत अच्छे होंगे, आप स्टेटस के लिहाज से भी बहुत अच्छे होंगे, आप पॉलिटिकली भी बहुत अच्छे होंगे, आपका माशरे में उनसे एक जुदागाना और अलग ही मकाम होगा। ये आपको मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करके बता रहा हूँ। यही वजह है कि मैं चूँकि मुतासिर था इस प्रोफेशन से, आज मेरा बेटा भी लॉ स्टूडेंट है, मेरी बेटी भतीजी भी लॉ स्टूडेंट, वो बल्कि लॉयर बन चुकी हैं। तो जस्ट फॉर इंस्पिरेशन डिसहार्ट नहीं होना, टाइम देना है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है, मुझे जो माजी में जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि मुझे बताया गया, बहुत टोटल डिफरेंट रहा उससे। मुझे पहले दिन ही अल्लाह ताला ने केस से दिया, दूसरे दिन तीसरे दिन आहिस्ता आहिस्ता आप लर्न करते हैं, सीखते हैं। और मैं एक और इंस्पिरेशन के लिए बताना चाहूँ कि आई एम सेल्फ मेड पर्सन। मेरे पीछे कोई बहुत बड़ी, वो कहते हैं ना मुंह में सोने या चांदी का चमचा लेके पैदा होना, वैसा नहीं था। मैं इस कचहरी के अंदर पैदल आया था, पैदल आ रहा था यूनिफॉर्म में, आहिस्ता आहिस्ता मेहनत की, बाइक लिया, गाड़ी ली, करते करते बनाया, और 20-22 साल का अरसा में यहाँ तक पहुँचे। ये इंस्पिरेशन आप लोगों के लिए। मैं समझता हूँ कि आजकल जो आप जैसे बच्ची आ रही हो, मैं उनको देखता हूँ तो मैं इतने पॉलिश और ज़बरदस्त किस्म के बच्चे हैं। मैं कहता हूँ कि इतना कॉन्फिडेंस लेवल हमें नहीं था जितना आज मैं आप लोगों को देख। तो आप लोग तो, हम आपके पास तो जदीद तरीक़ाकार है। आपको तो कंप्यूटर से आप जजमेंट ढूंढते हैं, तो हम तो ALD के ऊपर बैठ के जजमेंट ढूंढा करते थे। 25 किताबें पढ़ते थे तो एक रेलिवेंट जजमेंट मिलती थी, सुबह बैठते तो शाम को एक रेलिवेंट जजमेंट मिलती थी। आप लास्ट साइड पे जाते हैं, 10 मिनट बैठते हैं तो 50 जजमेंट आप निकाल के ले आते हैं। इतना आसान ला हो गया। अभी आपके पास एक FIR की कापी आती है, तो हम हाथ से FIR लिखा करते थे और 10 दफ़ा FIR को पढ़ते थे। इतना टाइम था आप में और हमें। बहरहाल वक्त के साथ तरक्की होती है। आपने एक मुख्तसर किया, मैंने डिटेल से जवाब दिया। तो इंस्पायर होना है, आपने डिसहार्ट नहीं होना, मेहनत करनी है। नहीं, मुझे खुशी है आपने डिटेल से जवाब दिया, और इस तरह हमारी जो यंग ऑडियंस है उनकी बड़ी सारी क्वेरीज का आंसर भी मिल गया। और मैं इसमें एक चीज़ सर की बात को आगे कंटिन्यू लेके चलते हुए आगे एक एडिशन करता हूँ कि आए तो सर पैदल थे, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से विटनेस किया कि अल्हम्दुलिल्लाह जब गाड़ी पे आ रहे थे तो पुलिस वाले सलूट भी मार रहे थे। तो ये उनकी मेहरबानी है, ये उनका करम है। तो सर अच्छा, मैं अब इस प्रोग्राम के अंदर ना आपसे कुछ लीगल क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे। सबसे पहले तो सर आप हमें ज़रा बताइए, ये पुलिस का मैंने आगे जिक्र किया है, पुलिस डायरी से ही आगाज़ करते हैं। ये पुलिस डायरी अंडर सेक्शन 172 CRPC जो होती है, इसके बारे में हमें ज़रा थोड़ा गाइड करिए कि ये अंदरूनी ज़िमनी, ये बैरूनी ज़िमनी और ये दरियाफ्त क्या चीज़ होती है। बहुत ज़बरदस्त सवाल आपका। देखें, 2 किस्म की ज़िमनी होती है, आपने खुद ही अपने सवाल में बताते, एक अंदरूनी ज़िमनी होती है, एक बैरूनी ज़िमनी होती है। सेक्शन भी आपने बता दिया, आपने सवाल में भी बहुत सी आसानियाँ पैदा कर दी आपने। देखें, सेक्शन 172 के अंदर जो चीज़ें डिफ़ाइन की गई हैं CRPC के तहत, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत, अंदरूनी ज़िमनी बहुत आसान अल्फाज में मैं समझाऊँगा। एक शख्स या एक केस का मुद्दई या मुलजिम वो SHO साहब के पास या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास आता है, वो उसको आके अपना एक बयान रिकॉर्ड कराता है, या वो कहता है जी इस केस के अंदर ये मामलात हुए। जो जो चीज़ भी वो तफ्तीशी अफसर को, इन्वेस्टिगेटिंग अफसर को थाने के अंदर आके बताता है, या जो थाने के अंदर तफ्तीशी अफसर लिखता है, जो जो लिखत पढ़त होती है, ये लिखत पढ़त मैं आपको कानून की ज़बान में जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं वो बता रहा हूँ,
उसको आप कहते हैं कि ये अंदरूनी ज़िमनी जो थाने के अंदर बैठ कर लिखी जाए, बहुत आसान। बैरूनी ज़िमनी वो जो थाने से बाहर जाकर लिखी जाए, सबसे समझने में तो सबसे पहले आसान जी है। बाहर जाके फॉर एग्जांपल एक इन्वेस्टिगेटिंग अफसर जाए वकूआ का मुआयना करने जाता है, किसी का बयान लेने जाता है थाने के बाहर, या इस तरह की जो इन्वेस्टिगेटिंग से रिलेटेड जो भी मामला थाने से बाहर होते हैं उसको बैरूनी ज़िमनी कहा जाता है। सर दरियाफ्त के बारे में? दरियाफ्त मिसाल के तौर पे जैसे इस तरह के कि कोई चीज़ आपने किसी चीज़ को सवाल करना, डिस्कवर करना, पूछना, वो दरियाफ्त कहलाता है। कि आप मैंने से पूछा, उसने कहा जी कि हाँ आपसे एक मर्डर केस है, आपसे पूछा जी हाँ भाई बताओ तुमने कत्ल किया, वो इनकार करता है लेकिन रिमांड में मान जाता है फिर कि हाँ मैंने किया है। हाँ वो जो सवालात करने होते हैं वो दरियाफ्त होते हैं। हाँ भी छुरी कहाँ तुमने छुपाई, पिस्टल तुमने कहाँ छुपाया, वो जो सवालात होते हैं वो दरियाफ्त होते हैं। फिर जहाँ पे जो रिकवरीज होते हैं वो कहता है दरियाफ्त किया तो ये पाया, दरियाफ्त किया तो ये पाया। अच्छा सर, अब इसी को आगे लेके चलते हैं। ये जो आप मुझे बताइए कि एफआईआर के अंदर जो एक मुद्दई है, कंप्लेनेंट है, उसने जाके अपनी स्टोरी बयान की, ओरली या रिटर्न हमें पता है 154 के अंदर दोनों चीज़ें उसमें, उसने अपनी स्टोरी जाके बयान की, पुलिस वाले अगर एफआईआर दर्ज कर ली उन्होंने, हम मान लेते हैं फॉर अ सेकेंड, तो क्या बाद में अगर उसने बाद में कोई चीज़ उसमें एडिशन कराना है या सब्ट्रैक्शन करानी है, तो क्या वो जो 161 की स्टेटमेंट है, ततीमा बयान जिसको हम सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट भी बोलते हैं, क्या उसके अंदर जाके वो कंप्लेनेंट को एडिशन कोई और चीज़ उसके इंफॉर्मेशन मिले तो क्या वो एडिशन करा सकता है उधर? देखें, आपने 2 सवाल पूछे एक सवाल के अंदर। सबसे पहले तो ये हमें समझना चाहिए कि 161 की स्टेटमेंट क्या होती है। 161 की स्टेटमेंट विदाउट ओथ होती है, दैट इज़ नॉट बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट। 161 की बयान जो है कि एक बंदे ने कहा मेरे साथ ये एफआईआर दर्ज हुई, ये वाक़या हुआ, मैं ये गवाह थे, यह था, वो जो भी बयान वो तमाम तफसील 161 के बयान में आती है। फिर होता है 164 का बयान जो ऑन ओथ हुआ करती है, वो एक डिफरेंट स्टेटमेंट होती है। फिर आगे आपका सवाल ये था कि 161, फिर आपने सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट का पूछा। सबसे पहले ये भी जानना ज़रूरी है मोहम्मद अली के सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जिसको हम उर्दू में ततिम्मा बयान कहते हैं, इंग्लिश में हम उसको सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट कहते हैं। देयर इज़ नो प्रोविजन इन CRPC रिगार्डिंग द सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट। कानून की किताब में कहीं भी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट का जिक्र नहीं है। ये पुलिस की या ये अपनी एक इन्वेंशन है कि जनाब बाद में उसको याद आया, बाद में उसने कहा कि मुझे पता लगा, या मैं प्रेशर में था, मैं बीमार था, मैं ये लिखवाना भूल गया। तो जो बाद में लिखी जाती है वो उसको सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा एक एफआईआर दर्ज देता है 154 के तहत, वो एक पुलिस स्टेशन SHO के पास जाता है कि जनाब मेरे साथ ये वकूआ हुआ है, मेरे साथ ये लूट मार हुई है, किसी ने पैसे खा लिए, किसी ने चेक दिया डिसऑनर हो गया, या किसी ने उसको मारा, जख्म आ गई, किसी ने उसको मर्डर कर दिया, थाने में जाके दरख्वास्त देता है, वो 154 CRPC के तहत आ गया। जब वो जो आपने पुलिस के साथ बयान किया उसको एफआईआर में, मतलब एफआईआर मीन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, अंडर सेक्शन 154 CRPC में एफआईआर दर्ज होती है। उस एफआईआर दर्ज होने के बाद आप कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते हैं, ये फ़र्क जानिएगा 161 के बयान में और सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में, ये फ़र्क जानना भी ज़रूरी है। तो वो जो बयान आप 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद देते हैं उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट। बट जैसे मैंने कहा कि कानून में एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट या प्रोविज़न का कोई जिक्र नहीं है। अच्छा, अब लेकिन चूंकि पुलिस की अपनी इन्वेंशन है, पुलिस कहती है कि जनाब बाद में उसको याद आया, बताया, अब उसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है? सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट 2012 PCRLJ 625 जस्टिस शाहिद अमीर डार साहब की जजमेंट है। वो कहते हैं कि दिस इज़ अ रिसेंट इनोवेशन नॉट रिकग्नाइज्ड बाय लॉ, डिवाइज्ड बाय इनकॉम्पिटेंट, इनकैपेबल एंड डिसऑनेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। टू कट शॉर्ट, जो एंड पे उसने कहा इस तरह से केसेस में आप कोई सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट ऐड करते हैं तो माशरे में इंतशार फैलता है। यानी आप किसी को देखें ना, अक्यूज्ड इज ऑलवेज अ फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ, ही इज़ अ ब्लू आइड लॉ, कि वो कानून का एक चहीता बच्चा है, फेवर उसी को मिलनी है। तो जब आप उसको, हम फिर बतौर लॉयर कहते हैं कि जब ये सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई तो दैट हैव बीन रिकॉर्डेड विद ड्यू डेलिब्रेशन एंड कंसल्टेशन। यानी वो बाद में उसको किसी वकील के पास गया, मोहम्मद अली साहब आप वकील हैं, आपके बनाए बताएं जी, देखें, आप कहेंगे ओहो ये तो बयान आपने बहुत कमज़ोर दिया, तो वो कहता है नहीं बयान थोड़ा चेंज करें, चेंज करके वो उसको उन, मिसाल के तौर पर मेरा नाम उस मुलज़म में नहीं, या मेरा नाम डाल दिया, किसी और का डाल दिया,
तो कानून कहता है कि डेलिब्रेशन और कंसल्टेशन के साथ हो रहा है। तो मुलजिम कानून का चहीता बच्चा है, अब फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ है, तो उसको फ़ायदा मिलता है मुलजिम को उसका, नंबर 1। नंबर 2, 161 की स्टेटमेंट तो वो है जो अंदरूनी ज़िमनी में दी, बैरूनी ज़िमनी में दी, जो बयान लिखे वो है, उसकी कोई अनोथ नहीं होती, उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं हुआ करती। हाँ, बयान आपका आ जाता है, बयान आपका लिखा जाएगा, तमाम चीज़ों में आ जाएगा। तो ये आपने जो 161 का पीछा तो ये था सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट का, तो वह जजमेंट मैंने आपको बता दिया कि वो इस तरह है। अच्छा सर, आपने अपनी बात के अंदर जिक्र किया, उसी को मैं हमेशा की तरह कंटिन्यू करूंगा। आपने कहा कि 161 की जो स्टेटमेंट होती हैं, ये मेरा क्वेश्चन है, क्या 161 की जो स्टेटमेंट्स हैं क्या वो पुलिस डायरी का हिस्सा है या वो अलग से बनाई जाती है? देखिए, जो भी स्टेटमेंट होती है वो पुलिस डायरी का हिस्सा होती है, कोई भी स्टेटमेंट हो वो पुलिस डायरी का हिस्सा होती है। अब उसके बाद चालान होता है, दो चीज़ें, पुलिस मिसल जिसको बोलते हैं आप, वो एक और चीज़ होती है, और चालान दूसरा हिस्सा होता है। पुलिस मिसल हर वक्त पुलिस के पास रहती है। उसके बाद जो चालान होता है, चालान का मतलब जानना ज़रूरी है कि चालान मीन्स, चालान एक लीगल वर्ड है, कंप्लीट रिपोर्ट ऑफ द पुलिस, अंडर सेक्शन 173 CRPC के तहत पेश किया जाता है। तो पुलिस मिसल वो जो FIR से लेकर आखिरी दिन तक जितनी प्रोसीडिंग हुई वो पुलिस मिसल के अंदर रहती हैं। फिर 173 के तहत कानून ये कहता है कि 14 डेज़ के अंदर आपने चालान अदालत के अंदर पेश करना है, लेकिन प्रैक्टिस ये है कि 6-6 माह 1-1 साल अदालत में चालान पेश ही नहीं होता। लेकिन कानून के अंदर तो 14 दिन लिख दिए गए ना, कानून के मुताबिक चालान नहीं पेश किया जाता। इसे अगर यकीनन आपके क्वेश्चंस में होगा डिले ट्रायल वगैरह जिस तरह कंट्री में सब चल रहे हैं, तो वो फिर हम जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें मैं एलैबोरेट करूँगा। तो ये इसका हिस्सा हुआ करती हैं। लेकिन वो स्टेटमेंट जिसने मुद्दई ने बयान दिया, मुलजिम ने बयान दिया, गवाहों ने बयान दिया, वो चालान का हिस्सा होती है 161 की स्टेटमेंट, बाकी नहीं हुआ करती। अच्छा, मैं पुलिस मिसल की तरफ भी आऊँगा, लेकिन एक साथ ही आप, क्योंकि हम इसको इंटरेक्टिव सेशन रखना चाह रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग करनी है लर्निंग के लिए, आप मुझे ये बता दीजिए कि वो जो 161 की स्टेटमेंट का हमने जिक्र किया है, जो विटनेसेस हैं, सॉरी, जो हमारा क्रॉस में जो थोड़ा सा और चेंज करते हैं इसको, क्रॉस वर्जन की अगर बात करें कि अगर सुगना बीबी केस के बाद हमने देखा कि सेकंड FIR तो हो नहीं सकती, तो क्या जो अगर कोई बंदा एक पर्चे के अंदर FIR के अंदर मुलजम है, उसने अगर अपना वर्जन रिकॉर्ड कराना है, तो क्या वो अपना वर्जन जो रिकॉर्ड कराएगा वो 161 के अंदर आएगा या नहीं आएगा? देखें, एक तो उसका वर्जन 161 में थोड़ा सा पहले, उससे पहले एक जानना ज़रूरी है। सवाल बहुत अच्छा आपका, एक्सीलेंट, और ये डेली प्रैक्टिस का हिस्सा हुआ करता है। आपने जजमेंट का भी वाला दे दिया, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जजमेंट जिसके ऊपर आई, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट आई, लॉ क्लियर हो गया, आपने स्टूडेंट्स उसको पढ़ते भी हैं। देखें, पहले अहलादा से FIR हुआ करती थी, क्रॉस वर्जन यानी दो चीज़ें क्रॉस कर गई आपने। मिसाल के तौर पर एक शख्स A B पर हमला करता है, लेकिन B कहता है A ने भी मेरे पर हमला किया, मुझे भी चोटें आई हैं, तो A का वर्जन सुनने के बाद FIR दे दी, B के ऊपर चोट आई, उसका मेडिकल हुआ, इसका भी FIR बनती है, उसकी भी पहले FIR हुआ करती थी। अब वो सबसे पहले 154 के तहत दरख्वास्त देगा, दरख्वास्त देने के बाद तो अलहदा से FIR नहीं दी जाएगी, जो जिसकी पहले दरख्वास्त आई वो FIR काटेगी, जिसकी बाद में दरख्वास्त आई वो उसको उसी के अंदर उसका क्रॉस वर्जन ऐड हो जाएगा उसी दरख्वास्त के अंदर। फिर उसका एक उसका वो एक जिसको रपट कहते हैं, रपट एक लिखी जाती है, उस रपट के अंदर ये लिख दिया जाता है कि एक केस के मुद्दई ने FIR दर्ज कराई, तो दूसरा चूँकि इसके अंदर भी चोटें आई थी, इसका भी प्रॉब्लम है, ये भी बनता है, तो वो उसका वहाँ रपट के अंदर आ जाएगा, वो क्रॉस वर्जन बन जाएगा उसका, अलहदा से FIR नहीं होगी। अंडरस्टैंड? एक क्वेरी रहेगी कि क्या ये 161 की स्टेटमेंट का हिस्सा है या नहीं? देखिए, 161 की स्टेटमेंट जो भी मैंने कहा कि थाने के अंदर या जो भी बयान देगा वो 161 का हिस्सा होगा, जो भी बयान होगा, जो भी बयान होगा वो 161 का हिस्सा होगा। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप पुलिस के पास बयान देते हैं और वो उसको लिखता है तो वो 161 का हिस्सा है। बट सेकंड क्वेश्चन ये कि क्या जब चालान पेश होता है कि उससे रिलेटेड वो है या नहीं है। क्या दो चालान बनते हैं या एक बनता है? चालान एक ही बनता है, चालान दो नहीं होते, चालान एक ही बनता है, क्योंकि क्रॉस वर्जन हो गया एक ही चालान के अंदर। लेकिन अगर दो भी चालान अक्सर हो जाता है, लेकिन नॉर्मल एक ही चालान होता है, क्योंकि पुलिस ने उसको फिर जब एक चालान के अंदर वो देखें चीज़ें, चालान जैसे मैंने कहा कि कंप्लीट रिपोर्ट ऑफ द पुलिस हुआ करता है, तो उस चालान के अंदर, एक ही चालान के अंदर दो चीज़ें होती हैं।
वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड। और डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक और चीज़ आपने नोटिस भी किया होगा, कभी भी आपने सवाल करते हुए शर्माना नहीं है। यानी जहां आपको समझ ना आए, आप उस चीज़ को 2 बार क्लियर करें, 3 बार क्लियर करें, जब तक आपका माइंड बिल्कुल उस बात पे मुतमईन ना हो। तो सर की तो हमेशा की तरह ये बड़ी अच्छी आदत है कि मैं, क्योंकि मेरे सीनियर भी हैं, तो हमेशा इन्होंने मेरी क्वेरीज़ का आंसर किया। तो आपके लिए भी मेरी यही एडवाइस है कि अपने क्वेश्चंस जो हैं, अपने कंसेप्ट को, उनको क्लियर रखा करें। अच्छा सर, पुलिस मिसल जो आपने जिक्र किया है, आप पुलिस मिसल की तरफ आ जाते हैं। पुलिस मिसल क्या चीज़ है? क्योंकि सीआरपीसी तो इस बारे में साइलेंट है, मैंने तो ऐसी कोई प्रोविजन नहीं देखी। देखिए, पुलिस मिसल वेरी सिंपल। एक शख्स कहता है मेरे साथ ये क्राइम हुआ है, वो थाने में जाता है, बयान देता है, दरख्वास्त देता है, उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है, तब किसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को केस मार्क होता है, वो दरियाफ्त करता है, सवाल जवाब करता है, रिकवरी करता है, मुलजमान को गिरफ्तार करता है, जाए नक्शा बनाता है मौके का, फ़र्द बनाता है, रिकवरी करता है, अंदरूनी ज़िमनी अंदर थाने में लिखता है, बाहर जाता है। वो जितनी भी प्रोसीडिंग होती है ना, वो पुलिस मिसल है। वेरी नाइसली एक्सप्लेन, हमेशा की तरह। अच्छा सर, एक चीज़ बता दीजिए कि जो आपका ये भी एक अल्फाज बहुत हमें सुनने में आया, और सीआरपीसी फिर इसमें कुछ वो नाम ये नहीं है या कोई जिक्र नहीं है, ये कलंदरा क्या चीज़ होती है? हाँ, कलंदरा। मैं भी बहुत अरसे तक कंफ्यूज रहा बतौर स्टूडेंट। ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए, बड़ा ज़बरदस्त आपके ये आपने जो सवाल करे हैं ना मुझसे, ये रिलेटेड टू प्रैक्टिस है। ये चीज़ किताबों में नहीं आपको मिलती, आपने प्रोसीजर सारा पढ़ा है, लेकिन ये रिलेटेड टू प्रैक्टिस है। कलंदरा वो होता है, वो ऑफेंसेस जिनके अंदर एफआईआर दर्ज नहीं होती या नहीं हो सकती। कलंदरा बेसिकली एक लीगल वर्ड है जिसको उर्दू में हम यूज़ करते हैं। जैसे इंग्लिश में एफआईआर होती, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होगी, तो इसको कलंदरा बोलते हैं। आगे सवाल क्या था आपका? कलंदरा क्या होता है, इसके मतलब यानी वो आपने कलंदरा वो ऑफेंसेस जिसमें एफआईआर दर्ज नहीं होती। अब कलंदरा मिसाल के तौर पर, जैसे एक बंदा शाम को घूम फिर रहा है, रात को आईडी कार्ड उसके पास नहीं है, पुलिस समझते हैं कि 12 बजे के बाद नहीं है, वो 55 सेक्शन 109 में कर देते हैं, क्योंकि उसके खिलाफ उसने क्राइम तो नहीं किया होता, उसने इरेगुलरिटी कोई होती है, इलीगैलिटी तो कुछ की नहीं होती। वो कानून में है कि रात को 12 बजे के बाद वायलेशन है मिसाल के 144 की, तो आप एफआईआर तो नहीं कर सकते। इसी तरह 107 151 है, पुलिस कहती है कि जब आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना, नुक्से अमन करना है, तो आप उसके तहत भी वो कलंदरा काटा जाता है। सिंपल ये है कि कलंदरा वो होता है जिसमें एफआईआर दर्ज नहीं होती। तो इसमें एफआईआर तो दर्ज नहीं होती, तो लिहाजा हमने यहाँ से ये भी समझ लिया कि चालान भी फिर नहीं बनेगा। तो चालान भी। क्या फिर होगा, क्या आगे प्रोसीजर क्या होगा? उसका ये होता है कि 1 साल के लिए पार्टीज को बाउंड किया जाता है, उस पर श्योरिटी ली जाती है कि आप पाबंद हैं 1 साल के लिए, कोई भी ये जो आपके ऊपर कलंदरा कटा है 1 साल तक नहीं, 1 साल के बाद जब टाइम पूरा हो जाता है, श्योरिटी आपकी मुकम्मल, तो फिर ये कलंदरा ख़त्म हो जाता है। उसके दौरान आपने अटेंडेंस लगानी है, बिफोर जो आपके मजिस्ट्रेट हैं उसके पास पेश होना है, अपने अटेंडेंस करानी है कि यहाँ भी मैंने दोबारा कोई ऐसा क्राइम या एक्ट नहीं किया मैंने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है वो ये है कि हमने तो यही देखा कि पुलिस ने जब भी किसी को गिरफ्तार किया, तो वो पुलिस वाले 24 घंटे के बाद 61 सीआरपीसी के मुताबिक मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश करते हैं और कहते हैं भाई कि इसका हमें फिज़िकल रिमांड दिया जाए। लेकिन पिछले दिनों एक केस के अंदर ये हमारे सामने आया कि बजाय के फ़िज़िकल रिमांड का मुतालबा किया जाए, जुडिशल रिमांड का मुतालबा किया गया पुलिस की तरफ से, और कहा गया कि इस मुलज़म को जुडिशल करके आइडेंटिफिकेशन परेड की जाए। तो इस हवाले से बताइए कि आइडेंटिफिकेशन परेड क्या होती है, और पुलिस ने जुडिशल रिमांड फ़ौरन क्यों मांगा, फ़िज़िकल क्यों नहीं मांगा? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ आइडेंटिफिकेशन परेड। कानून शहादत आर्टिकल 22 आइडेंटिफिकेशन परेड से डील करता है। ठीक, एक तो स्टूडेंट्स के लिए जानना ज़रूरी है। नंबर 2, आइडेंटिफिकेशन परेड होती क्या है, कैसे होती है, क्या तरीक़ाकार। और आपका क्वेश्चन ये है कि जब फ़िज़िकल रिमांड की बजाय जुडिशल रिमांड क्यों मांगा। देखें, उन्होंने रिमांड इस वजह से मांगा कि जनाब अभी मुलज़म की शनाख्त होनी है, अभी मुलज़म को शनाख्त करना है। किसने? मुद्दई ने या उन लोगों ने जिनको उसको देखा, चूँकि उसकी सीसीटीवी भी फुटेज ली गई, सीसीटीवी भी फुटेज आया। और देखें, जब तक मुलज़म शनाख्त नहीं होता उसका चेहरा मफ़ल्ड फेस होता है। अगर आपने मुलज़म का चेहरा इसी तरह अदालत में ले गए, खुला रखा और लोगों ने देख लिया, तो वो शनाख्त परेड की कोई वैल्यू नहीं रही, वो आइडेंटिफिकेशन परेड अपनी वैल्यू खो जाती है। इसीलिए आपने देखा है कि उसका चेहरा ढांप कर रखा जाता है। तो इस वजह से वो फ़िज़िकल रिमांड से पहले वो
जुडिशल रिमांड उसका आइडेंटिफिकेशन पीरियड का मानते हैं कि ये वो गवाह हैं या ये वो हैं जिन्होंने इसको देखा है कि जनाब क्राइम करते हुए, तो उनकी शनाख्त ज़रूरी है। अब शनाख्त पीरियड करता कौन है? शनाख्त पीरियड एक मजिस्ट्रेट साहब करते हैं, जो जिनको एसी साहिबान बोला जाता है, जो भी उस थाने के या इलाके के मजिस्ट्रेट हैं वो जाते हैं। होती कहाँ है? थाने के अंदर होती है, जेल के अंदर होती है, जहाँ पर वो कस्टडी में होता है। उसका तरीक़ाकार जो होता है कि मुख्तलिफ़ कतारें बना के बैठा दी जाता है, उस शक्ल जैसे, उस हाइट जैसे, उस कलर जैसे 3-4 लाइनों पे एक एक बंदे करके 8-10 बंदे बैठाए जाते हैं। फिर उस गवाह को बुलाया जाता है कि आप इसमें से पहचाने कि इन मुलजमान में से कौन सा मुलज़म है, सिर्फ ट्रांसपेरेंसी करने के लिए। क्या ऐसा तो नहीं है कि किसी की गलत बंदे को जो नॉमिनेट कर रहे हैं, हो सकता है मर्डर किसी ने किया हो और नॉमिनेट आप किसी और को कर दें। फिर वो बंदा जाता है, बाकायदा उन लाइनों में से 3-4 कतारों में से देखता है, फिर वो देख के बताता है कि अच्छा ये है जी वो बंदा। तो वो शनाख्त परेड, जिसको वो शनाख्त कर लेता है, यस ये वो मुलज़म है, जिसको उसके लिए होता है कि शनाख्त परेड के लिए भी बाकायदा टाइम दिया जाता है। 5 दिन, 4 दिन, 1 हफ़्ता, 2 हफ्ते भी हो जाते हैं, क्योंकि आप जो मुल्क के हालात चलते हैं उस वजह से बिजीज होते हैं, ड्यूटी पर होते हैं। तो उसके बाद जब वो प्रोसेस होता है, फिर वो शनाख्त पीरियड के बाद जो असिस्टेंट कमिश्नर, जो एसी जज साहब जाते हैं वहाँ पर, पंजाब में तो जुडिशल मजिस्ट्रेट करते हैं, यहाँ पर इस्लामाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर, वो जहाँ पर अपनी मोहर लगाता है, सील लगाता है, फिर वो अपनी पेश करता है शनाख्त पीरियड रिपोर्ट कि जनाब मेरी रिपोर्ट के मुताबिक मुलज़म ने कोई शनाख्त हुआ या नहीं हुआ, दैन उसके मुताबिक वो रिपोर्ट दी अगर जाती फर्ज के सर वो शनाख्त हो जाए फिर क्या होता है? फिर वही फिजिकल रिमांड का है। मुतालबा फिर किया फिज़िकल जाता है और रिमांड होता है, फिर 14 डेज़ का जो फिज़िकल रिमांड है, फिर वो प्रोसेस शुरू होता है। फिर उसे रिकवरी इफेक्ट की जाती है, किस क्राइम से उसने, किस वेपन से उसने क्राइम किया है, कहाँ पर किया है, फिर वो उसकी एक इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला शुरू हो जाता सर है। वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड। अच्छा, हम अभी बस इख्तिताम की तरफ 1-2 सवाल रह गए हैं और फिर हम इख्तिताम की तरफ जाएंगे। सर प्लीज़ ये बता दीजिए कि ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि सर का जो स्पेशलिटी है वो क्रिमिनल लॉ है। सर लिटिगेशन हर तरह की करते हैं, फैमिली होगी, सिविल होगी, क्रिमिनल होगी, हर तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस भी करते हैं, लेकिन हर बंदी की एक स्पेशलिटी होती है। क्रिमिनल लॉ इनकी स्पेशलिटी है। तो मैं सर क्रिमिनल लॉ के हवाले से ही आपसे पूछूंगा कि ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि समझें कि एक केस है, उसके अंदर प्रोसिक्यूशन के 5 गवाहान हैं, तो क्या पांचों के पांच जो हैं वो एग्जामिनेशन इन चीफ अपना कंप्लीट करवाएंगे, देन हम उन पे क्रॉस करेंगे, या इसके मुतबादल ये भी तरीका हो सकता है कि एक आया, उसने अपना एग्जामिनेशन इन चीफ कराया, हमने उस पर क्रॉस कर दिया, दूसरा आया, हमने उस पर क्रॉस कर दिया। और क्या ये भी, क्योंकि हमारे सुनने में आया है कि कुछ सेट के गवाहान होते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस के हवाले से सारी चीज़ें, और मेरे पास अच्छा मौका है कि मैं एक सीनियर बंदे से और आप सबके पास भी अच्छा लर्निंग का मौका है। तो सर ये बताइए कि ये जो है कि मतलब है, ये भी तरीका हो सकता है कि ये सेट के गवाहान क्या चीज़ है, ये बताइए। देखें, सबसे पहले तो जब चालान पेश हो जाता है, चार्ज फ्रेम हो जाता है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद सप्लाई ऑफ कॉपीज़ हो जाती हैं। आपको पता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट है तो 240(1) टू ऑनवर्ड है, क्रिमिनल है तो 265(c) टू ऑनवर्ड्स। आप देखें कि उसका CRPC के अंदर एक दिया गया तरीकाकार, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। हाँ, अब मैं आपसे जो बात करूँगा वो रिलेटेड टू प्रैक्टिस करूँगा। चालान पेश हो गया, सप्लाई ऑफ कॉपी होगी, चार्ज फ्रेम हो गया, सप्लाई ऑफ कॉपी होगी, उसके बाद प्रोसिक्यूशन एविडेंस कॉल हो जाती है, आ जाए जी। तो जो भी आपके समझते हैं, प्रोसिक्यूशन समझती है कि ये गवाह इस केस की रिकॉर्डिंग के लिए ज़रूरी है, तो उसका बयान रिकॉर्ड करवाते हैं, ठीक है। जो भी उसकी 161 की स्टेटमेंट उसने दी, वो उसका बयान, चूँकि ऑलरेडी गवाहों की कापी, बयानों की कापी तो मिल चुकी होती है मुलज़म को जब चार्ज फ्रेम होता है, ठीक है। उसके बाद फिर चार्ज फ्रेम होने के बाद गवाहों की जब कापी मिल जाती है, तो फिर आप कहते हैं जी सेट के गवाह क्या होते हैं। देखें, सेट के गवाह मिसाल के तौर पर रिकवरी विटनेस है, और वो रिकवरी विटनेस भी है और केस का मुद्दई भी है। दूसरा, वो मुद्दई भी है या वो मौके का गवाह भी है, या वो जो नक्शा मौका बना, नक्शा मौका का, तो यानी वो जो एक जैसे गवाह होते हैं ना, जिनका बयान सेम होता है, रिकवरी विटनेस है, वो एक जैसे गवाह, एक सेट है, यानी तो उसको सेट का गवाह कहा जाता है। ऑक्यूलर अकाउंट कह लें या कह लें फॉर्मल विटनेस, जो ये आप वो एक लीगल हो गया। जुबान में ये कह सकते हैं। लीगल, मैं तो आपको बहुत ट्रांसलेट सलीस उर्दू में बता रहा हूँ ना, अब लीगल जुबान में कहना चाहिए तो ऐसा ही है। तो उनके यानी कि पहले एग्जामिनेशन इन चीफ उनका पहले होगा, फिर नहीं, ज़रूरी नहीं है कि उनका पहले होगा, अच्छा, ये कहीं ज़रूरी नहीं है, प्रैक्टिस में ऐसा नहीं है, वो बाद में भी हो सकता है, वो पहले भी करा सकते हैं। नॉर्मली सेट के गवाह बाद में ही होते हैं।
आम गवाह करके फिर सेट, और सेट के गवाह हमारी जो प्रैक्टिस से रिलेटेड हम एक ही दफ़ा करवाते हैं, एक ही दिन। ऐसा नहीं है सेट का गवाह एक आज कर लिया तो एक अगली पेशी पे कर इसकी लिया। क्या वजह सर? हाँ, उसके अंदर जो सारी आपका केस होता है ना, यही आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन है। ये जो आपका केस होता है ना, कि चूँकि वो अब जारी पता, अगर मैं डिफेंस साइड से हूँ तो मैं अगर मुलज़म साइड से हूँ तो मैं ये चीज़ें देखूँगा कि यार प्रोसिक्यूशन साइड से हूँ तो मेरा सबसे पहले ये होगा कि मैं सेट के गवाह इकट्ठे ही कराऊँ। चूँकि देखें ना, एक गवाह और दूसरा गवाह भी वही, वो जाके दूसरे गवाह को बता देगा कि ये सवाल थे, वो वहाँ से अदालतों से जैसे कापियाँ निकलती हैं निकाल के पढ़ लेगा सारी, आपकी तो क्रॉस एग्जामिनेशन सारी डिस्क्लोज हो गई। तो जब आप अदालत के अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं तो दूसरे गवाह को बाहर निकाल देते हैं कि आपने अदालत में नहीं आना, दूर चले जाएँ, इतनी दूर जाएँ कि आपके कानों पर वकील साहब की आवाज़ ना पहुँच सके। ये प्रैक्टिस में चीज़ें होती हैं। तो ये होता है कि आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन और आपका केस डिस्क्लोज ना हो, इस वजह से आप एक ही दिन करते हैं वो दोनों। अच्छा सर, इसके बाद बस मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप हमारी ऑडियंस के लिए एक अच्छा सा मैसेज रिकॉर्ड कराएं। ऑडियंस के लिए जी, कि चूँकि मैं ख़ुद वकील हूँ और मैं समझता हूँ कि द बेस्ट प्रोफेशन इन द लाइफ, बल्कि जो मैंने देखा है वो ये है, वकालत है। ईमानदारी के साथ, डिग्निटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ वकालत की जाए। जिस भी किसी प्रोफेशन में आपने जाना है, ईमानदारी से और मेहनत से काम करें। तो जो शख्स मेहनत के साथ और ईमानदारी से काम करता है तो कामयाबी उसके कदम चूमती है। मिसालें हम जैसी काफ़ी आप लोगों के सामने मिसालें मौजूद हैं कि कैसे ज़ीरो स्टार्टर लोग थे, कैसे आए। तो एक तो ये है कि पूछने में आर नहीं है, जैसे मोहम्मद अली ने कहा, सीखेंगे तभी जब आप गलती करेंगे तो सीखेंगे, जब गलती नहीं करेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी भी नहीं सीखते। इसी तरह हार इंसान को जीत से ज़्यादा सिखाती है। तो यही मेरा लेसन है कि वर्क हार्ड और बी सेल्फ मेड और हेल्प द पुअर पीपल। सर आपका बहुत शुक्रिया। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपने आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसको बहुत इन्जॉय किया होगा। मैं इंशाल्लाह एक नए मेहमान के साथ एक नए प्रोग्राम में हाजिर हूँगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।